हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का कंप्लीट सिलेबस, यानी हम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के कोर्स में आने वाले सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं उन्हें भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आई होप इस जर्नी के लिए आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में कई बेसिक्स टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे एसआई यूनिट्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, सिंबल्स हैं, कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यूनिट नंबर 1 में है, राइट। तो यूनिट नंबर 1 में जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट्स के बारे में। अब एसआई यूनिट्स क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सपोज कीजिए आप मार्केट में जाते हैं और दूध खरीदते हैं, राइट। तो अगर आप दूध खरीदते हैं तो दूध को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई दूरी नापनी है, कोई डिस्टेंस नापना है, तो इसके लिए क्या यूनिट होती है, दूरी को नापने की जो यूनिट है वो क्या है, दूरी को नापने की यूनिट है मीटर, राइट। तो इसी तरह से वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई, ताकि हम सभी चीज़ों को, सभी क्वांटिटीज़ को आसानी से नाप सकें और उन्हें दर्शा सकें। तो चलिए एक एक करके कुछ क्वांटिटीज़ को देखते हैं और उनकी एसआई यूनिट्स को समझते हैं। दोस्तों, एसआई यूनिट्स से हमें उन यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करना है जो कि इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड है, क्योंकि एग्जाम्स में इन यूनिट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पहले जो यूनिट है वो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, और इसका जो सिंबल है वो HZ है, राइट। फ्रीक्वेंसी मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की जो रिपीटेशन की रेट है उसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सप्लाई की बात करें, एसी वेव में हम लोग ऐसा साइन वेव दिखाते हैं, राइट, जिसको हम एसी सप्लाई कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, राइट। तो हमें ये याद रखना है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि ये जो साइन वेव मैंने आपको दिखाई, ये साइन वेव 1 सेकंड में 50 बार अपने आप को रिपीट करती है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है रेट ऑफ रिपीटेशन। इसके बाद फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, और जिसे एन से दर्शाया जाता है। फिर प्रेशर की जो एसआई यूनिट है पास्कल होती है। एनर्जी, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट। एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल, जिसको जे से दर्शाया जाता है। एक चीज आपको याद रखना है कि एनर्जी की जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, यानी इंडस्ट्रीज में एनर्जी को जिस यूनिट में नापा जाता है वो क्या है, वो है किलोवाट आवर। तो आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, वहां पे जो हम एनर्जी को नापते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापते हैं वो किस में नापते हैं, किलोवाट आवर में नापते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि जूल में क्यों नहीं नापते, क्योंकि जूल काफी छोटी यूनिट हो जाती है, जबकि इंडस्ट्रीज में जो कंजप्शन है एनर्जी का वो काफी ज्यादा होता है। इसीलिए एनर्जी की जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, राइट, वो किलोवाट आवर ही है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेशनल यूनिट बताना है, तो इंटरनेशनल यूनिट तो जूल ही होती है, राइट। पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट वॉट्स होती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्स होती है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स है, जिसे वी से दर्शाया जाता है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम्स होती है, जिसे ओम के सिंबल से दर्शाया जाता है। देन करंट की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है, जिसे ए के सिंबल से दर्शाया जाता है। कैपेसिटेंस की जो ऐसा यूनिट है वो फेरेड्स है, राइट। कंडक्टेंस को सीमेंस में नापा जाता है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से भी कई बार क्वेश्चन आता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला, राइट। इंडक्टेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी, राइट। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ऐसा यूनिट्स है वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी यूनिट्स हैं हमें पता होनी चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मोल, ओके। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो यूनिट है उसे केल्विन में हम लोग नापते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो कुछ यूनिट्स हैं जो कि लाइटिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, ये लाइटिंग से रिलेटेड यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको इन यूनिट्स को भी ध्यान से याद रखना है, ऑलराइट। चलिए अब यहाँ पे जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स की। ल्यूमिनस फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, ल्यूमेन, राइट। ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन में नापा जाता है। तो इसके अगर आप नाम को देखें ना, ल्यूमेन, तो यहां से भी इसको आप याद रख सकते हैं।
ल्यूमिनस फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है वो है ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बल्ब से या किसी भी लाइट सोर्स से ऑल डायरेक्शन में जो भी लाइट निकलती है उसे हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई बल्ब है, राइट, तो हर दिशा में इस बल्ब से कितनी लाइट निकल रही है, इसी को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ल्यूमेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ऑलराइट, इसके बाद जो यूनिट याद रखनी है वो है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस की जो यूनिट है वो है लक्स, राइट। इल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पे कितनी लाइट गिर रही है उसको हम इल्यूमिनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये कोई टेबल है, राइट, और इसके ऊपर कोई बल्ब लगा था, तो इस बल्ब से इस टेबल के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है उसको हम इल्यूमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, किसी भी सरफेस पे गिरने वाली लाइट को हम लोग इल्यूमिनेंस के टर्म्स में दर्शाते हैं, और इसको नापने की यूनिट है लक्स, राइट। एक लक्स किसके बराबर होता है, 1 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें याद रखना है कि एक लक्स किससे बराबर होता है, एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के डिस्टेंस पे अगर 1 ल्यूमेन की रोशनी पड़ रही है तो उसे हम 1 लक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद तीसरी जो यूनिट हमें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब हम लाइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नापे तो उसे हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको नापने की यूनिट है वो क्या होती है, कैंडेला, राइट। ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में क्या फर्क है, ल्यूमिनस फ्लक्स था जो लाइट हर एक डायरेक्शन में जा रही थी, टोटल जो हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही थी उसे हम ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लाइट को नापें तो उसे हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, जिसे कैंडेला से दर्शाया जाता है। इसके बाद ल्यूमिनेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम लाइट को नाप रहे हैं तो उसे ल्यूमिनेंस से दर्शाया जाता है, जिसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला पर स्क्वायर मीटर होती है। तो ये जो 4 यूनिट थी, ये 4 यूनिट बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, राइट। तो इन चारों यूनिट को हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि लाइटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल को नापने की जो यूनिट है वो स्टीरेडियंस है, जबकि प्लेन एंगल को नापने की जो यूनिट है वो है रेडियंस। अगर ये यूनिट्स अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो इनके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इनको हम डिटेल में इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर में समझेंगे। बट अभी के लिए आपको इनकी यूनिट्स को याद रखना है ताकि एग्जाम में आप इसे आंसर कर पाओ, राइट। चलिए, इसके बाद ये कुछ यूनिट्स हैं, जैसे एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, राइट। स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम है, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि मैंने कुछ जगह पे ये एक एरो का सिंबल यूज किया हुआ है, राइट। तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि ये एरो का सिंबल है क्या, ऑल्दो बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में पावर को दर्शाने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो 10 की पावर 2 है सपोज, तो हम उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 के बाद इस एरो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम पावर 2 दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पे इस सिंबल का इस्तेमाल किया है, ठीक। इसके बाद एरिया की हम सभी जानते हैं, एरिया की यूनिट हम स्क्वायर मीटर में दर्शाते हैं। उसके बाद कुछ और बेसिक यूनिट जैसे लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ को हम मीटर में दर्शाते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं, जबकि कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल पर क्यूबिक मीटर होती है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हमने देखी जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। इसमें से मैं जो यूनिट्स को कहूंगा जो कि आपको याद रखनी है, वो एक तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं वो सभी यूनिट्स आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद लाइटिंग से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, और ये सिंपल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम, राइट। ये इतनी यूनिट्स आपको मिनिमम याद रहनी चाहिए। तो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और अपने नोट्स में इसको लिख सको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, कई बार हमें काफी बड़े नंबरों से डील करना पड़ता है या कुछ छोटी यूनिट्स से डील करना पड़ता है, तो इन यूनिट्स को दर्शाने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपने 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी थी 1000 और एक और क्वांटिटी थी 1000, राइट। तो इसको दर्शाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, राइट। अब इतना बड़ा नंबर लिखना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसको हम प्रीफिक्सेस की मदद से काफी छोटा लिख सकते हैं। तो आप अगर देखो तो हम इसको अगर 10 के पावर के टर्म्स पे लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, 10 raised to power 6, ठीक है।
तो प्रीफिक्सेस के टर्म्स में हम इसको क्या कहेंगे, 10⁶ को हम प्रीफिक्सेस के टर्म में कहते हैं मेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, 10⁶ को हम कहते हैं मेगा। तो हम सिर्फ सिंपल 10⁶ को क्या कह सकते हैं, 1 मेगा, राइट। तो कई बार ऐसे ही रेजिस्टेंस है, जैसे 1 मेगा ओम का कोई रेजिस्टेंस है, तो उसको हम इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय सीधा 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये अलग अलग प्रीफिक्सेस हैं। तो चलिए एक एक करके प्रीफिक्सेस को देखते हैं। तो प्रीफिक्सेस में इतने सारे नंबर्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो जो प्रीफिक्सेस जनरली जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हैं, उनको हमें याद रखना है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा, राइट। टेरा तक भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में नंबर्स हैं, नेगेटिव में भी ऐसे ही आएंगे आपको, सेंटी, मिली, माइक्रो और मैक्सिमम नैनो, और सबसे ज़्यादा जाना है तो पिको तक। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, राइट। तो पर एक बार ये पूरा चार्ट हम देख लेते हैं। देखो इसमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। अगर हम पॉजिटिव प्रीफिक्सेस पे शुरू देखें तो पॉजिटिव प्रीफिक्सेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, डेका। और डेका में क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 10⁻1, राइट। इसके बाद है हेक्टो। हेक्टो में क्या होता है, 10⁻2, राइट। किलो क्या है, 10⁻3। तो अगर सपोज करो 1 किलो ओम कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1000 आएगा, 1000 ओम, राइट। अगर 10 किलो ओम लिखा है तो क्या करना है, 10 किलो ओम लिखा है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 ओम, राइट। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 तक तो ये सिंपल काउंटिंग है। अब इसके बाद ये जो नंबर है वो 3 3 के टर्म्स में ऐड होंगे, राइट। तो किलो के बाद जो मेगा है वो क्या होगा, 10⁻6। मेगा के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 नंबर बढ़ के आएगा, 6 के बाद 9 आएगा। ऐसे अगला नंबर जो टेरा होगा वो 3 नंबर बढ़ के आएगा, 12। फिर अगला नंबर 3 नंबर के 15, 18, 21 और 24। तो इस तरह से ये पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स में आइए। नेगेटिव नंबर्स में देखिए डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये 10⁻−1 का मतलब क्या है। कि 10⁻−1 सिंपल सी चीज है, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पे भी ऐसा लिखा है ना 10⁻−1, तो इसका मतलब यह है कि 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1, राइट। सपोज कीजिए कि कहीं पे लिखा था 10⁻−2, तो इसका क्या मतलब है, 10⁻−2 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, राइट। तो ये माइनस पावर से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 2 3 तक तो ये सेम ही रहेगा, डेसी, सेंटी, मिली। फिर 10⁻3 के बाद 10⁻6, -9, यानी अब यहाँ पे पावर जो हो रही है वो -3 के टर्म से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। तो ये अलग अलग प्रीफिक्सेस है, राइट। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई थी। ये जो नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये ट्रिक थोड़ी सी नॉनसेंस लग सकती है, पर आपको याद रखने में ये आसानी दिलाएगी, राइट। तो देखिए मैं जो पार्ट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, DEC को मैंने हाईलाइट किया है, सेंटी को हाईलाइट किया है, MIL को करा है, माइक, नैनो, पिक, फेम्टो। और यहाँ पे हम मैक्सिमम कहाँ तक याद करेंगे, हम मैक्सिमम यहाँ पे एटो तक याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई है कि देसी सेंट्रो मिली तो माइक, नैनो की पिक, फेक आया, राइट। फिर से लिख देता हूं, देसी सेंट्रो मिली, राइट। मिली तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से ही है, देसी सेंट्रो मिली तो माइक। अब ये जो छोरा है थोड़ा सा अंग्रेजी है तो इसका नाम माइक है, ठीक है। तो देसी सेंट्रो मिली तो माइक, नैनो की पिक, फेक। फेम्टो के लिए मैंने फेक वर्ड यूज किया है, राइट, फेक। और एटो के लिए क्या बोला है, आया, राइट। देसी सेंट्रो मिली तो माइक, नैनो की पिक, फेक आया। तो इस मुहावरे को या इस लाइन को अगर आप याद रखते हो तो इसको लाइन को लिख देना है। देसी से क्या बन रहा है, डेकी, राइट। सेंट्रो से क्या मिल रहा है, सेंटी। मिली से तो मिली ही बन रहा है, तो उसे कुछ नहीं है। माइक से माइक्रो बन रहा है, नैनो से नैनो मिल रहा है, राइट। और पिक से क्या बन रहा है, पिको बन रहा है,
फेक से क्या बन रहा है, फेमटो बन रहा है, और आया से एटो बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये इस सिंपल से ट्रिक को आप याद रख सकते हो, या तो अगर इस ट्रिक को याद नहीं भी रखना चाहते हो तो मैंने जो 4 यूनिट्स आपको बताई है, पॉजिटिव की 4 और नेगेटिव की 4, इन चारों को आप याद रखो तो वो भी बहुत है, राइट। तो पॉजिटिव में 4 क्या याद रखनी है, पॉजिटिव में हमें 4 याद रखनी है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, राइट। जबकि नेगेटिव में 4 कौन सी याद रखनी है, नेगेटिव में याद रखनी है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। तो ये यूनिट्स को आप याद रखते हो। इसमें यहाँ पे मैंने नोट्स में डाला है कि हमें कभी भी डबल प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर सपोज करो कि कोई यूनिट आप दिखा रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप किलो में भी लिखो और उसके आगे आप कोई डेका भी लिख दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 10⁴, तो कुछ लोग हो सकते हैं वो सोचे कि मैं इसको लिख दूं डेका मल्टीप्लाई में किलो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा हमें अवॉइड करना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किलो मेगावाट, अगर कहीं आप लिख रहे हो तो किलो मेगावाट लिखने के बदले आप सिंपल उसे मेगावाट के टर्म्स में लिख सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ऐसा यूनिट्स को समझा, उसके बाद हमने कुछ प्रीफिक्सेस देखे। अब इसके बाद हम सिंबल्स को देखते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं, किस चीज का सिंबल है, तो इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये जो सिंबल है ये सिंपल एक सिंगल वन वे स्विच का सिंबल है, राइट। अगर आप सर्किट डायग्राम में इसको बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे, और किसी लेआउट में इसे दिखा रहे हैं तो हम इस तरह से उसे दिखा सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखिए कि इसी सिंबल को हमने 2 बार रिपीट कर दिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन वे स्विच 2 पोल। पहले हमने लिखा था वन वे स्विच सिंगल पोल, क्यों, क्योंकि ये सिंबल एक स्विच का हमने दिखाया था, इसलिए उसे सिंगल पोल कह रहे थे। यहाँ पे हमने 2 हमने स्विच दिखा दिया तो इसे डबल पोल स्विच कह रहे हैं, राइट। इसका जो सिंबल लेआउट में दिखा रहे हैं उसमें आप देखो कि एक एडिशनल हमने लाइन ऐड कर दी है, ठीक है। इसी तरह से 3 पोल के स्विच के लिए हमने क्या करेंगे, 3 लाइन्स यूज करेंगे, और यहाँ पे भी 3 लाइनें ऐड हो गई हैं। ऑलराइट, इसके बाद 4th नंबर पे ये किसका स्विच सिंबल है, ये है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, राइट। यहाँ पे आप देखो कि ये जो बीच वाली आर्म है, या तो ये पोजीशन नंबर 1 पे रहेगी, या आप इसको पोजीशन नंबर 2 पे स्विच कर सकते हो। तो इसे कहा जाता है मल्टी पोजिशन स्विच, राइट। और ये सिंगल पोल का है। इसका कुछ सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देन 2 वे स्विच, 2 वे स्विच का इस्तेमाल घरों में करते हैं, जहाँ पे हमें स्टेयरकेस वायरिंग करनी होती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें एक सोर्स, एक लोड को दो जगहों से, अलग अलग जगहों से ऑपरेट करना होता है। ऐसी लोकेशंस पे हम 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो एक 2 वे स्विच का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, राइट। उसके बाद इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। बेल्स में जो आपने देखा होगा, घरों के बाहर जो डोर बेल होती है वहां पे पुश बटन या बेल पुश बटन का इस्तेमाल होता है, जिसका सिंबल कुछ हम इस तरह से दिखाते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स जो जनरली होते हैं ना, जहाँ पे सर्किट डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, जो जिसमें हम सर्किट की वर्किंग वगैरह दिखाते हैं, तो उसमें हम ये जो यहाँ पे ये जो टेबल में इस तरफ डायग्राम बनाए गए हैं, ये सिंबल सर्किट डायग्राम से यूज करते हैं। जबकि एक लेआउट बनाया जाता है, कोई भी जब इलेक्ट्रिकल स्कीम बनाई जाती है, कोई भी नक्शा बनाते हैं ना, जैसे हम घरों का, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का भी एक लेआउट बनाया जाता है। तो लेआउट्स में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उसे हम राइट हैंड साइड पे ये जो सिंबल्स हैं उसमें हम इस तरह के सिंबल्स को दर्शाते हैं, राइट। इसके बाद सॉकेट आउटलेट्स के लिए देखिए, सॉकेट आउटलेट्स के लिए 6 एम्पेयर का अगर सॉकेट आउटलेट है तो उसके लिए इस तरह का कुछ सिंबल रहेगा। जबकि 16 एम्पेयर का जो सॉकेट आउटलेट होगा वो 3 पिन का ही होना है, वो कंपलसरी होना है, तो उसमें आप इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। जबकि लेआउट्स में वो कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा। लैंप्स के लिए इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, लेआउट में उसे क्रॉस के सिंबल से दर्शाते हैं। फ्यूज के लिए कुछ इस तरह का सिंबल होता है, राइट। तो ये याद रखना है, फ्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज, लैम्प, सॉकेट, राइट। स्विचेस तो इजीली रिमेम्बरेबल है, राइट। फिर पुश बटन, ये कुछ है जो इम्पोर्टेंट है। बेल, बेल भी एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सिंबल है, जिस कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बजर का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है। अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट तो इजी है, सबको याद रहता है, राइट। सर्किट ब्रेकर्स जैसे एमसीबी है, एमसीसीबी है, या और किसी तरह का सर्किट ब्रेकर है कोई, तो उसको हम इस तरह के एक सिंबल से दर्शाते हैं, राइट। टर्मिनल स्ट्रिप्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से रहता है। उसके बाद लिंक्स, कहीं पे क्लोज लिंक लगे हुए हैं तो उनको हम लोग इस तरह के कुछ सिंबल से दर्शाते हैं। उसके बाद प्लग एंड सॉकेट, प्लग एंड सॉकेट को दर्शाने के लिए हम इस तरह के एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और फिर लास्ट में सीलिंग रोज, सीलिंग रोज को दर्शाने के लिए हम लोग ये ट्रायंगल टाइप के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ISI सिंबल्स की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, तो उसके हिसाब से कुछ सिंबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये जस्ट सारे सिंबल्स आपको याद नहीं रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाए, तो इनमें से ये इंपॉर्टेंट सिंबल याद रखने हैं। बाकी एक बार सबको
आप नजर मार लेंगे तो आप अगर एग्जाम में पूछेगा तो जाएगा तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो देखो जनरल वायरिंग के लिए हम सिंपल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वायरिंग किसी सरफेस पे की गई है तो उसके लिए हम इस तरह के सिंबल का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब वायरिंग किसी सरफेस के अंदर है तो अगर आप देखो ना ये जो ये त्रिशूल जैसा जो बना हुआ है, ये त्रिशूल किसको दर्शा रहा है? सरफेस को दिखा रहा है। तो अगर तार का सिंबल सरफेस से ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा कि वायरिंग सरफेस के ऊपर की गई है। अगर तार का सिंबल सरफेस से नीचे है तो वायरिंग मतलब वायरिंग अंडर द सरफेस की गई है। ठीक है, कंड्यूट के अंदर वायरिंग की गई है तो कंड्यूट के अंदर वायरिंग के लिए देखिए फिर अगेन दो तरह के ऑप्शन आ गए, कंड्यूट सरफेस के ऊपर है या कंड्यूट कॉन्सील है। तो अगेन देखो आप सरफेस के ऊपर अगर कंड्यूट है तो दिखाया गया उसे ऊपर, और अगर कंसील्ड कंड्यूट है तो हमने सरफेस के अंदर उसे दिखाया है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अगर वायरिंग ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, अगर वायरिंग नीचे की तरफ आ रही है तो उसे हम इस तरह के सिंबल से दर्शाते हैं। वायरिंग पासिंग वर्टिकली थ्रू अ रूम, किसी रूम से अगर वायरिंग वर्टिकली जा रही है तो उसे इन सिंबल्स की मदद से दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच बोर्ड्स के सिंबल हैं, तो एक एक करके हम इन सिंबल्स को भी देख लेते हैं। अगर हम मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस की बात करें तो अगर हमें कहीं पे ऐसा बोर्ड दिखाना है तो उसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। अगर कोई फ्यूज बोर्ड है जिसमें स्विचेस लगे हुए हैं उसे हम हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट के सिंबल से दर्शाते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कोई बोर्ड है जिसमें कोई भी स्विचेस नहीं है उसे हम इस तरह के लाइन वाले बॉक्स की मदद से दिखाते हैं, जिसमें स्विच लगे हैं वो हाफ लाइन और हाफ प्लेन इस तरह के सिंबल से रहता है, राइट। पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड, अगेन पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड में जो सिंबल है आप देखो विद स्विच और विदाउट स्विच। अगेन वो अगर आपका स्विच नहीं है तो पूरे बॉक्स को हम एक ब्लैक बॉक्स से फील्ड दिखाएंगे, अगर उसके अंदर स्विच लगी है तो हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स हम लोग फ्यूज बोर्ड्स के लिए दिखाते हैं, राइट। उसके बाद स्विचेस के लिए हमने लास्ट स्लाइड में ही देखे थे कि स्विचेस के लिए हम इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, इस पूरे पेज का आप एक इमेज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिंबल है वो है, जैसे फैन का जो सिंबल है इम्पोर्टेंट है। सीलिंग फैन का दर्शाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट फैन को हम इस तरह से दर्शाते हैं, राइट। उसके बाद लाउड स्पीकर को दर्शाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जॉस्ट फैन भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है जिसको दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फैन रेगुलेटर को हम इस सिंबल की मदद से दर्शाते हैं, ठीक है। हॉर्न या हूटर है उसको हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल हम लोग आग को बुझाने के लिए करते हैं। दोस्तों, आग की वजह से कई सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें हर साल कई लोगों की जान चले जाती है। जैसे कि एक सर्वे के हिसाब से हम जानते हैं कि लगभग एक साल में जो एक्सीडेंट से होने वाली मौत है उन मौत में 8% लोग ऐसे हैं जिनकी जो जान वो आग की वजह से जाती है। तो ये आग होती क्या है? बेसिकली आग हीट, फ्यूल और एयर का चेन रिएक्शन होती है। मतलब जब तक हीट, फ्यूल और एयर ये तीनों चीजें एक दूसरे के आसपास रहेगी तो इनके चेन रिएक्शन की वजह से आग चलती रहेगी, आग बढ़ती रहेगी, राइट। तो अगर हमें आग को बुझाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं कि इससे हम इस चेन रिएक्शन को रोक सके, राइट। तो जनरली जो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं उससे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इस चेन रिएक्शन में से हम आग के आसपास की जो एयर है उसका आग से कनेक्शन हटा सके, उसका आग से संपर्क हटा सके। तो देखते हैं कि कौन कौन से तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स मार्केट में अवेलेबल है, राइट। तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स की मैं बात करूं तो जनरली मार्केट में 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल है, राइट। और फिर इसी में अलग अलग वेराइटीज कंपनी टू कंपनी वेरी होती है, पर मेजर कैटेगरी ये 5 ही है, जिसमें पहला टाइप है वाटर, सेकेंड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है पाउडर बेस्ड, थर्ड टाइप है फोम बेस्ड, फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एंड फिफ्थ इज वेट केमिकल टाइप। तो ये 5 टाइप के आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स जनरली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फायर्स की, राइट। मतलब आग किस फ्यूल की वजह से लगी है, किस जगह पे लगी है, उसके हिसाब से हमने आग को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्लास ए जो फायर है, क्लास ए फायर में कंबस्टेबल मटेरियल्स की वजह से जो आग लगती है उसे हम रखते हैं। कंबस्टेबल मटेरियल्स कौन कौन से होंगे? कोई भी फ्लेमेबल सॉलिड होगा, जैसे लकड़ी है, पेपर है, कोई भी कपड़ा है। इस तरह के जो मटेरियल हैं जो आसानी से जल सकते हैं उन्हें क्लास ए फायर कहा जाता है, राइट। फिर इसके बाद आती है क्लास बी फायर।
क्लास बी फायर में सभी फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं, यानी ये सभी ज्वलनशील तरल आते हैं। जैसे ज्वलनशील तरल कौन कौन से होंगे, पेट्रोल है, पेंट है, कोई स्पिरिट है, राइट। इस तरह के जो भी मटेरियल है जैसे केरोसिन ऑयल है, ये सभी तरह के जो भी लिक्विड्स होंगे, ये सभी इन सभी की वजह से जो भी आग लग सकती है उन्हें हम क्लास बी फायर में रखते हैं। ऑलराइट, फिर आती है क्लास सी फायर जो कि फ्लेमेबल गैसेस की वजह से लगती है, जैसे प्रोपेन एंड ब्यूटेन, एलपीजी और इस तरह की गैसेस से लगने वाली जो फायर है उसे हम क्लास सी फायर में रखते हैं। क्लास डी फायर फ्लेमेबल मेटल्स। फ्लेमेबल मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, इस तरह के जो मेटल्स हैं इनमें आग लगने का खतरा रहता है, तो इनकी वजह से जो आग लगती है उन्हें हम क्लास डी फायर कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किसी फॉल्ट की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से जो आग लगती है उसे हम क्लास ई या फिर इलेक्ट्रिकल फायर में रखते हैं। ऑलराइट, तो सच एज कंप्यूटर और फोटोकॉपियर मशीन में कभी आग लग गई या फिर किसी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई तो उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर की कैटेगरी में रखेंगे। एक और कैटेगरी है जिसे हम क्लास एफ फायर या किचन फायर भी कहते हैं। इसमें कुकिंग ऑयल्स की वजह से जो आग लगती है उसे हम क्लास एफ कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल की वजह से आग लग गई, बटर, या फिर नॉर्मल आपके किसी भी कुकिंग ऑयल की वजह से आग लगी है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है फायर्स की। अब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरह की फायर्स को बुझाने के लिए करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई, राइट, और उसमें आपने क्या करा, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, राइट। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो पर्सन उस वाटर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की फायर है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, चलिए उस चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक चार्ट है। इस चार्ट में आप देखिए कि क्लास ए टाइप की फायर है, राइट। क्लास ए टाइप की फायर कौन सी होगी, जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स थे जैसे पेपर, वुड, कोल और इस तरह के मटेरियल्स हैं, तो उसमें हम कौन कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, फोम बेस्ड यूज कर सकते हैं, ड्राई पाउडर टाइप कर सकते हैं, राइट, और वेट केमिकल यूज कर सकते हैं। इसमें CO2 टाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट। अगर आग काफी ज्यादा बड़े लेवल पे लगी है तो वहां पे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल हमेशा छोटे स्पेस में किया जाता है, राइट। उसके बाद फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल है या फिर पेंट है या कोई स्पिरिट है, राइट, कोई थिनर है, इस तरह के किसी प्लांट में आग लगी है तो यहाँ पे हम वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तेल वाले पदार्थों के ऊपर जैसे ही आप पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, पानी नीचे बैठ जाएगा और जो पेट्रोल है या ऑयल है फिर से ऊपर आके उसमें आग लगी रहेगी, राइट। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी आग में हम फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई पाउडर यूज कर सकते हैं और CO2 गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन में वेट केमिकल को भी अवॉइड किया जाता है। ऑलराइट, देन फ्लेमेबल गैस है, अगर कोई ऐसी गैस है जो कि जल सकती है, ऐसी सिचुएशन में हमेशा सलाह दी जाती है कि आप ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। ऑलराइट, फ्लेमेबल मेटल्स में भी यही सलाह दी जाती है कि आप ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रिकल फायर में आप CO2 बेस्ड और ड्राई पाउडर टाइप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, देन क्लास F टाइप की अगर फायर है तो इस पे आप वेट केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट था जिसकी मदद से हमने देखा कि किस किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को हम किस एप्लीकेशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट भी दिया है तो हमें उसे देखना है। जैसे वाटर टाइप अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो इसे हम कहाँ पे लगा सकते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ऑफिस और शॉप्स पे, जो छोटी जगह है वहां पे इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल जनरली अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, ऑफिस और शॉप्स में कर सकते हो। ये तो वाटर बेस्ड और फोम बेस्ड दोनों नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए इनका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर टाइप, जैसे गैराज है, वेल्डिंग रूम है, कोई बॉयलर रूम है, LPG प्लांट है, तो ऐसी जगहों पे हम ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ऑफिसेस है या फिर कोई सर्वर रूम है तो वहां पे हम CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और किचन में या कैंटीन्स में या ऐसी जगह जहाँ पे खाना बनता है वहां पे क्लास F तरह की फायर हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेफ्टी साइंस की तरफ। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्रियल साइट पे या किसी भी
प्लांट पे या किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जब भी हम जाते हैं तो आपको वहां पे अलग अलग तरह के सेफ्टी साइंस नजर आते हैं, राइट। तो किसी भी बिल्डिंग में अगर आप जाएं और ध्यान से देखिए तो आपको अलग अलग तरह के सिंबल्स नजर आएंगे। अगर किसी प्लांट में आपने विजिट किया है तो वहां पे आपको सेफ्टी सिंबल्स नजर आते हैं। तो ये सेफ्टी सिंबल्स का कुछ मीनिंग होता है और हर सिंबल को दिखाने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं कुछ सिंबल्स को देखने वाले हैं और ये पता करेंगे कि वो सिंबल्स क्या सिग्निफाई करते हैं और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सिंबल आपको एक सर्कल के अंदर दिखाया गया है, राइट, तो इसका क्या मतलब होता है, किसी ऑर्डर को दर्शाने के लिए यहाँ पे हमने ये सिंबल का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी परमिशन को दिखाने के लिए, कोई परमिशन है जो दी गई है उसको दिखाने के लिए एक सर्कुलर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ग्रीन बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। कोई ऑर्डर ऐसा है जिसमें कोई काम मना करने के लिए कहा गया है, अगेन इस तरह ये भी एक तरह का ऑर्डर ही है, राइट। तो इस ऑर्डर को भी दर्शाने के लिए इस तरह के एक सर्कुलर शेप का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट होगा जबकि उसका जो बॉर्डर होगा वो रेड कलर का होगा और उसके अंदर जो भी सिंबल बनाया जाएगा, जो भी चीज लिखी जाएगी वो किससे लिखी जाएगी, रेड लाइन से दिखाई जाएगी ताकि ये बताया जा सके कि ये एक चीज करने से मना किया गया है। ओके, देन अगर कोई सिंबल है जो कि काम मैंडेटरी है करना, राइट, तो वहां पे अगर कोई मैंडेटरी सिंबल मैंडेटरी कोई चीज है या मैंडेटरी कोई काम करना है तो उसको भी हम इस तरह के सिंबल से दिखाते हैं जिसमें सर्कुलर शेप का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, सिंबल जो होता है वो व्हाइट कलर का रखते हैं और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह के एक ऑर्डर का चित्र आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि ये बताया गया है टू सिग्निफाई दैट प्रोटेक्टिव ग्लव्स मस्ट बी वॉर्न। मतलब अगर किसी लैब के बाहर ऐसा सिंबल लगा है और वहां पे टेस्टिंग हो रही है किसी इक्विपमेंट की, तो ये सिंबल का मतलब ये है कि अंदर आपको तभी घुसना है जब आपने सेफ्टी ग्लव्स पहने हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर हमने क्या किया है, ब्लू बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है और सिंबल जो है, ग्लव्स के सिंबल है वो व्हाइट कलर से बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पे रिक्वायर्स एन एक्शन का ये एक सिंबल है कि यहाँ पे ग्लव्स पहनना एक जरूरी कार्य है। ऑलराइट, इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ सिंबल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन साइंस होते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन साइंस को हमेशा एक स्क्वायर ब्लॉक के अंदर दिखाया जाता है। इंफॉर्मेशन साइंस में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। जैसे फायर साइंस अगर कहीं पे भी देने हैं तो किसी भी फायर इक्विपमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो उसे हम स्क्वायर शेप के साथ राउंडेड कॉर्नर के अंदर लिखते हैं, राइट। स्क्वायर का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो किस में रखा जाएगा, वो रेड में रखा जाएगा, ऑलराइट। जबकि कोई फर्स्ट एड का सेफ्टी इक्विपमेंट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं जिसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो इसके कॉर्नर्स है वो राउंडेड है, ऑलराइट। तो स्क्वायर तो है बट इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड है। और इसके अंदर जो अगर फर्स्ट एड का मटेरियल रखा है तो इसका जो बैकग्राउंड रखा जाएगा वो ग्रीन रखा जाएगा, ऑलराइट। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एड बॉक्स का सिंबल है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का रखा गया है, ऑलराइट, और इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर कोई फर्स्ट एड का सिंबल है तो उसे हम इस तरह से दर्शाते हैं, ऑलराइट। फिर कोई इंफॉर्मेशन साइन है उसको दर्शाने के लिए भी हम स्क्वायर सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जो सिंबल होता है वो व्हाइट कलर का होता है और जो बैकग्राउंड होता है वो हम ब्लू कलर का रखते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि हम किस तरह का इंफॉर्मेशन है जो कि किसी को देना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम बैकग्राउंड का कलर और सिंबल का कलर डिसाइड करते हैं। उसके बाद तीसरे तरह के जो सेफ्टी साइंस आते हैं वो होते हैं वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस क्या इंडिकेट करते हैं, वार्निंग साइंस अगर किसी को कोई चेतावनी देनी होती है तब हम इस तरह के वार्निंग साइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर आपने इस तरह के वार्निंग साइन आसपास कोई भी ट्रांसफार्मर के आसपास देखे होंगे या फिर किसी भी मशीन के आसपास डेंजर ऐसा कुछ करके देखा होगा। तो इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग डेंजर को इंडिकेट करने के करते हैं, राइट। तो जैसा लिखा भी है यहाँ पे, कोई कॉशन का कोई चेतावनी देने के लिए अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम इस तरह के एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ट्रायंगल का जो कलर होता है वो येलो बैकग्राउंड का कलर होता है, बैकग्राउंड का कलर येलो होता है और जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, राइट। तो मैं पीछे का ये सब कुछ मिटा देता हूँ। अगर आपको कोई डेंजर दिखाना है, कोई खतरा दिखाना है जिससे क्या हो सकता है, किसी की कोई इरिवर्सिबल इंजरी हो सकती है, कोई सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है, अगर इस तरह की कोई खतरे को दिखाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को व्हाइट रखते हैं और इसके बॉर्डर को रेड रखते हैं। तो कोई भी खतरनाक चीज है उसको दर्शाने के लिए इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी रेडिएशन साइन को दिखाना है तो अगर सपोज कीजिए कोई न्यूक्लियर हैजर्ड है या कोई रेडिएशन हैजर्ड है, वहां पे अगर हमें ऐसा कुछ दिखाना है, कोई रेडिएशन हैजर्ड है उसे इंडिकेट करना है तो उसको हमेशा दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रायंगल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है और जो बॉर्डर होता है वो पर्पल कलर का रखा जाता है। तो अगर आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जाएं जहां पे आपको इस तरह का रेडिएशन हैजर्ड मिलता है तो वहां पे आपको ये वार्निंग सिंबल मिलेगा।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिकल कॉशन साइन लगाया है, जिसमें क्या हुआ है, जो बैकग्राउंड है वो येलो है जबकि जो बॉर्डर है वो ब्लैक है। तो ये बिजली से खतरे की चेतावनी देता हुआ एक साइन है। तो इस तरह से अलग अलग साइंस आपको किसी भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो आई होप ये सिंबल्स आपको समझ में आए होंगे। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपीई किट। पीपीई किट का इस्तेमाल, और या पीपीई किट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी वर्कर होता है उसकी सेफ्टी के लिए किया जाता है, और बिना पीपीई के कभी भी हमें ऑन साइट किसी भी चीज पे वर्क नहीं करना चाहिए। पीपीई किट हमारी ह्यूमन सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं और प्रॉपर पीपीई किट के साथ ही हमें काम करना चाहिए। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके काम का नेचर किस तरह का है, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरह के पीपीई किट वेरी हो सकते हैं, पर कुछ कॉमन पीपीई किट हैं जो कि ज्यादातर कॉमन रहते हैं, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हेड प्रोटेक्शन, जनरली कोई भी साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे हेड प्रोटेक्शन हमेशा आपको देखने मिलेगी, राइट। फिर सेफ्टी गॉगल्स आंखों की प्रोटेक्शन के लिए रहता है। फिर एक हाई विजिबिलिटी वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप साइट पे जाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, बहुत सारी चीजें इधर से उधर जाती हैं। इस मोशन में किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी दूसरी चीज से ठोकर न लग जाए, कोई गाड़ी किसी से न टकरा जाए, इसीलिए जो भी वर्कर्स होते हैं उन्हें इस तरह की चमकने वाली हाई विजिबिलिटी वेस्ट दी जाती है, राइट, जिन्हें नियॉन ग्लोइंग वेस्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह की ग्लोइंग वेस्ट जनरली आपको साइट्स पे देखने को मिलती है। उसके बाद फिर सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल जनरली करते हैं जो भी वर्कर्स होते हैं, जैसे जो टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं या टेस्टिंग इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो भी जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे वर्क करते हैं तो वो सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हार्नेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जब किसी हाइट पे चढ़ना है, किसी पोल पे चढ़ना है, तो वहां पे सेफ्टी हार्नेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड फुट प्रोटेक्शन ये जनरली आपको हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि साइट पे या किसी भी इंस्टॉलेशन पे काम करते वक्त कोई भी हैवी टूल पांव पे गिर सकता है, जिसकी वजह से पांव पे डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज को बचाने के लिए सेफ्टी शूज का इस्तेमाल जनरली जो भी वर्कर होते हैं वो करते हैं। फिर स्पेशल टाइप चैप पैंट्स होती हैं, ये चैप पैंट्स इजी मूवमेंट में थोड़ी मदद करती हैं, तो इसलिए इस तरह की स्पेशलाइज्ड पैंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं वर्कर्स। फिर हियरिंग प्रोटेक्शन, अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे काफी ज्यादा साउंड पॉल्यूशन है, 80-85 डेसिबल से ऊपर का साउंड अगर कॉन्स्टेंटली वहां पे है, तो आपके हियरिंग डैमेज को बचाने के लिए हम वहां पे हियरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये अलग अलग तरह के पीपीई इक्विपमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 1 का हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता क्या चीज है कि सपोज कीजिए कि काम करते वक्त या फिर किसी भी साइट पे कोई पर्सन बीमार है या फिर कोई उसे काम करने के दौरान कोई इंजरी आई है, तो जब तक उसे कोई प्रोफेशनल मेडिकेयर नहीं मिलती है तो हम उसे एक प्राइमरी फर्स्ट एड दे सकते हैं, राइट। प्राइमरी फर्स्ट एड कैसा हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी टूल से किसी के हाथ पे कोई कट आ गया, राइट, तो उससे हम जनरली फर्स्ट एड के तौर पे क्या करते हैं, उसके हाथ में पट्टी बांध देते हैं, और जो भी एक छोटा मोटा हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उससे कई बार हम किसी भी व्यक्ति की जान को बचा भी सकते हैं, राइट। हो सकता है कि कई बार साइट पे किसी पर्सन को शॉक लगा, राइट, तो अगर आप उसे प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दें तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे कई कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो अब हम आगे उन्हीं कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स के बारे में देखेंगे कि किसी कंडीशन में सपोज कीजिए कि किसी पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, तो उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, वो एक इलेक्ट्रिकल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रिकल वायर है और ये एक ह्यूमन बीइंग है जो कि इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है, राइट। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, रिलीज फ्रॉम कांटेक्ट, मतलब उसको बिजली के कांटेक्ट से छुड़ाना है। अगर इसने फेज वायर को डायरेक्ट पकड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको छुड़ा सकते हैं। किसकी मदद से, आपको लेना है कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल कोई आप प्लास्टिक का रॉड ले सकते हैं या फिर कोई वुडन रॉड ले सकते हैं, और इस वुडन रॉड की मदद से आप इसका कांटेक्ट को छुड़ाने की कोशिश करें, राइट। डायरेक्टली कभी भी टच नहीं करना है किसी ह्यूमन को जो भी टच आया, या फिर आप उसे बहुत जोर के धक्के के साथ उसको धक्का मारें ताकि उसका कांटेक्ट फेस के साथ हट जाए, राइट। तो ये चीज हमें करनी है। कांटेक्ट एक बार रिलीज हो जाने के बाद
हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट रिलीज होने के बाद हमें चेक करना है कि वो जो इंसान है जिसको शॉक लगा था वो सांस ले पा रहा है या नहीं, उसको प्रॉपर सांस लेने के लिए एयर मिल रही है कि नहीं। तो हमेशा ये आपने देखा होगा कि कई बार किसी के साथ भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जनरली लोग झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन के साथ कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, तो सबसे पहले उसके आसपास से लोगों को कम कीजिए, उसके आसपास फ्रेश एयर को आने दीजिए ताकि वो सांस ले पाए, और ये चेक कीजिए कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको शॉक लगा था और उसके या कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम एज एन फर्स्ट एड, जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं दी जा सकती तब तक उसके लिए हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की कोशिश कर सकते हैं, राइट। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि किसी को कृत्रिम रूप से सांस देना, राइट। तो इसको देने के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। पहले जैसे स्कैफर्स मेथड है, फिर सिल्वेस्टर मेथड है, फिर नील्सन आर्म्स लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड है, और फोर्थ है माउथ टू माउथ मेथड। तो ये 4 अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड है, तो इन मेथड्स के हमें नाम पता होने चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। तो स्कैफर्स मेथड में क्या होता है, इसमें जो भी पर्सन है जिसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, राइट, उसे जमीन पे लिटा दिया जाता है। तो जैसे इस पर्सन को शॉक लगा है, इसको जमीन पे लिटा दिया जाता है, उसके एक हाथ को सीधा रखा जाता है और उसके मुंह और नाक को हम लोग खुला छोड़ देते हैं ताकि वो सांस ले पाए, राइट। फिर उसके बाद जो पर्सन उसको ये ट्रीटमेंट दे रहा है वो क्या करेगा, उसके पीठ से थोड़ा नीचे की तरफ बैठेगा, राइट, और अपने दोनों हाथों को उसके लोअर फेफड़ों के नीचे वाले हिस्से पर लाएगा, राइट, और फिर काफी जोर का धक्का उसके फेफड़ों पे पीछे की तरफ से लगाएगा, राइट। फिर वो प्रेशर को रिलीज करेगा। ऐसा करने से जो भी पर्सन अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसको कई बार सांस लेने में मदद मिलती है, राइट। उसके बाद दूसरा मेथड है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड में जो भी पर्सन जिसको शॉक लगा है और जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसके पेट पे प्रेशर डाल के उसको सांस लेने में मदद की जाती है, ऑलराइट। इसके बाद नील्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड में जिस भी पर्सन को शॉक लगता है और जो कि अनकॉन्शियस है, उसको सांस दिलाने के लिए उसे उल्टा लेटा दिया जाता है, राइट, और फिर उसके पीठ पे पीछे से बार बार प्रेशर दिया जाता है जिससे उसको सांस लेने में मदद मिल सके। तो ये था नील्सन आर्म लिफ्ट बैक मेथड। और फाइनल मेथड जिसे सीपीआर भी कहते हैं, सीपीआर मेथड या माउथ टू माउथ मेथड में क्या होता है, जब पर्सन बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होता है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा होता है, तो उसके मुंह में बाहर से हवा फूंकी जाती है, राइट। ये कुछ मेथड्स हमने पढ़े हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के। दोस्तों ये जो सेफ्टी मेथड्स हैं, आप जब प्रैक्टिकली जब आप अपने आईटीआईज में जाएंगे तो इनमें से कई के बारे में आपको और डिटेल में बताया जाएगा, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके नाम पता होने चाहिए और कुछ पीपी इक्विपमेंट जो हमने देखे उनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो आई होप ये जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।